जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का जन्म क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आपके मन में भी आता है, मेरे मन में भी आता था कि ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को क्यों रचा। जो आंसर अब तक के एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया है वो दर्शकों यही है कि ज्योतिष शास्त्र का रचना सिर्फ एक पर्पस के लिए हुई कि हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अपने जीवन को समझ पाएं, अपने जीवन की कठिनाइयों को समझ पाएं, उन कठिनाइयों से हम कैसे पार हो सकते हैं उसको समझ पाएं। अब वैदिक ज्योतिष में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल, जैसे आप दर्शक हो, आपको समझ नहीं आती क्योंकि बहुत सी कम्बिनेशंस उसमें आ जाती हैं। पहले चार्ट बनाओ, चार्ट में प्लैनेट्स को देखो, फिर प्लैनेट्स के रिलेशंस बनाओ, फिर प्लैनेट्स की दृष्टियाँ देखो, फिर प्लैनेट्स के योग खोजो, फिर उसको दशा पीरियड के साथ मिलाओ, तो जाके हम उन चीज़ों तक पहुंच पाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ कैसे देखी जा सकती हैं। मगर दर्शकों, ऋषियों ने ही एक खूबसूरत साइंस कह लीजिए या इसी में एक खूबसूरत चैप्टर ज्योतिष शास्त्र में एडप्ट कर दिया। उन्होंने सारी चीज़ों करने के बाद क्या बोला, उन्होंने अंत में ये कहा हुआ है कि हमें ज्योतिष शास्त्र में अगर अच्छा फलित लेना है तो हमें चंद्र कुंडली के पीछे ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र के ऋषि ड्राइवर एनर्जी मानते हैं। चंद्रमा यानी हमारा मन। तो उन्होंने सीधी बात ये कही कि ये जो जीवन है, जीवन बाहर से देखने में सबका डिफरेंट हो सकता है, मगर मन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो सबके अंदर उसी तरीके से ही काम करता है। सो मन को समझना ताकि आप अपने ड्राइवर को समझ पाओ। सो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली देखनी है तो हमें चंद्र कुंडली के पीछे जाना है। और उसी चैप्टर में ऋषियों ने एक चीज़ और एडप्ट कर दी। उन्होंने कहा कि चंद्र कुंडली को और ज़्यादा अंदर तक जाकर समझना है तो ग्रहों को आप छोड़ दीजिए। ग्रहों को उन्होंने कहा कि आप इसे सुपरफिशियल मानिए। अगर आप अंदर की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप नक्षत्रों के बीच में जाइए, नक्षत्रों को समझिए, क्योंकि नक्षत्र मन बेस्ड या चंद्रमा बेस्ड ही है। चंद्रमा के ऊपर ही उनकी गणना की गई है, उसी से उसको बनाया गया है। सो नक्षत्र चंद्रमा से एसोसिएट भी होते हैं और इसी को, सब्जेक्ट को थोड़ा सा ऋषियों ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नक्षत्रों को गणना में लाने के लिए उन्होंने तारा चक्र बल का उन्होंने हम बताया कि आप इस तरह तारा चक्र से गणना कर सकते हो। अब दर्शकों, नॉर्मली आप में से अगर 10 लोग मेरे से कंसल्टेशन मांगते हैं तो 10 में से 8 से लेकर 9 लोगों के क्वेश्चंस मोर और लेस वही होते हैं कि हम कर्म करते हैं, कर्म का फल नहीं मिलता, कम मिलता है, कभी कभी ऐसे होता है बहुत डिले से मिलता है। सो लोगों को सबसे बड़ी जो मूलभूत प्रॉब्लम है, समस्या है, वो यही है कि हमें पैसा कम मिल रहा है। सो आज के वीडियो में हम नक्षत्रों को यूज़ करके, उस ताराबल चक्र को यूज़ करके जानने का प्रयास करेंगे कि हमें जीवन में कर्म करने के बाद पैसा कहाँ से मिल सकता है, कर्म का फल कितना जल्दी या कितना लेट हमें मिलेगा, ये हम वहाँ से समझ सकते हैं। उसके लिए दर्शकों, हमें उस ताराबल चक्र को देखना पड़ेगा। आप जैसे साइड पे स्लाइड देख भी रहे हो, ये तारा बल चक्र है। इसको सीधा नक्षत्रों के ऊपर बेस किया गया है। आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या लिखा है, जन्म का नक्षत्र लिखा है। अब जन्म का नक्षत्र दर्शकों क्या है, देखिए वैदिक ज्योतिष में हम जन्म को लग्न के साथ ले लेते हैं, मगर नक्षत्रों में यहाँ पर बिल्कुल एक क्लैरिटी है कि जन्म का नक्षत्र कौन सा होगा, वो आपके चंद्रमा का नक्षत्र होगा। यानी कि चंद्रमा की पोजीशन जहाँ पर जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म का नक्षत्र होगा। इससे और आगे जो लोग जाना चाहते हैं रिसर्च में, वो नक्षत्र के पदों तक भी आगे जा सकते हैं। मगर स्टार्टिंग में आज की वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि हम
सिर्फ नक्षत्रों के बीच से ही उस ताराबल चक्र को अपने जीवन की मेजर जो सबसे पहली प्रॉब्लम है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सो पहला आप देख सकते हो स्लाइड पर है जन्म नक्षत्र। ये आपके चंद्रमा का ही नक्षत्र है। अपना चार्ट खोल लीजिए, अपने चंद्रमा के नक्षत्र को पढ़ लीजिए, वो सीधा सीधा आपका जन्म नक्षत्र है। अब दर्शकों, यहीं से आपका ये तारा बल चक्र या तारा चक्र यहीं से शुरुआत हो जाए। तारा का मतलब ही नक्षत्र होता है, यानी कि एक तरीके से यहीं से आपका नक्षत्र का साइकिल बनेगा जो आपके जीवन को गवर्न करेगा, आपके जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताएगा और आपके जीवन में हम कैसे उन कठिनाइयों को पार जा सकते हैं उनके उसके बारे में भी इस अब साइकिल से ही आप समझिए। अब दर्शकों, नॉर्मल साइकिल क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि ये साइकिल ऋषियों ने कैसे बनाया है। सबसे पहले उन्होंने वर्ड दिया है जन्म नक्षत्र। ये मैंने आपको बता दिया कि जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो पहला नक्षत्र है, उसको जन्म नक्षत्र बोला जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे जो इंसर्शन है वो है दर्शकों, उसको संपद भी लिख दिया जाता है, संपत्ति भी लिख दिया जाता है, ये आपको समझाने के लिए। अब संपत्ति से आपका आशय क्या है? संपत्ति का मतलब ही क्या होता है? आपका पैसा, कि आपके घर में आपके पास कितना पैसा है, ये आपका दूसरा नक्षत्र होता है जो आपके जन्म नक्षत्र से अगला होता है। अब जैसे किसी का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, साथ साथ मैं एग्जाम्पल से आपको समझा भी देता हूँ। अब उसमें क्या है कि चाहे आप अपनी कुंडली उठा लीजिए, चाहे मेरी कुंडली उठा लीजिए। अब मेरा जन्म केतु के नक्षत्र माघा नक्षत्र में हुआ, तो यहीं से दर्शकों मेरे नक्षत्रों की गणना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि माघा नक्षत्र मेरा जन्म नक्षत्र हो गया। माघा के बाद जो दूसरा नक्षत्र आएगा, जैसा मैंने कहा ना कि केतु से हम शुरुआत कर लेते हैं। केतु पहला नक्षत्र, अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप अश्विनी से गणना शुरू कर सकते हो। मेरा माघा से हुआ है, मैं माघा से गणना करूंगा। किसी का मूल नक्षत्र से होगा, वो मूल नक्षत्र से गणना कर ले। अब इसी तरह मिडवे नक्षत्र भी आ सकते हैं, मगर साइकिल दर्शकों आपको वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि स्टार्ट जन्म नक्षत्र से, उसके बाद जो दूसरा नक्षत्र आएगा, नेक्स्ट नक्षत्र, वो केतु के बाद हमेशा शुक्र का नक्षत्र ही होता है। और जो दूसरा नक्षत्र है दर्शकों, ये कौन सा होता है? ये हमेशा आपकी संपत्ति का नक्षत्र है। नंबर 2 नक्षत्र संपत, संपत्ति, संपत्ति, संपदा, ये दर्शकों ये सभी शब्द हैं। आजकल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब संस्कृत वर्ड्स की बात आती है तो क्योंकि संस्कृत अब लैंग्वेज यूज में नहीं रही, सो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो संपत्ति का मतलब पैसा ही होता है। तो नंबर 2 नक्षत्र जो भी आपके जन्म नक्षत्र के बाद बना, जैसे केतु के बाद शुक्र का नक्षत्र आएगा, ठीक हो गया। तो शुक्र के नक्षत्र के बाद जो तीसरे नंबर का नक्षत्र बनेगा वो आपकी, जैसे आप स्लाइड पर भी देख रहे हो, संपत्ति के बाद विपत्ति का नक्षत्र है। विपत्ति दर्शकों ऑब्स्टेकल्स ऑफ योर लाइफ, डिफिकल्टीज ऑफ योर लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। तो तीसरा नक्षत्र होता है विपत्ति या विपदा का नक्षत्र। अब चौथा नक्षत्र स्लाइड पे आप देख रहे हो वो कौन सा होगा? क्षेम। क्षेम ये थोड़ा सा अभी पूरा संस्कृत का वर्ड नहीं है, मगर संस्कृत में भी हम क्षेम को यूज़ करते हैं। हम किसी से मिलते हैं, हम उसका हालचाल पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं? कुशल क्षेम। अब ये क्षेम वो ही है दर्शकों कि हम किसी का अच्छा हालचाल पूछ रहे हैं। अच्छे का मतलब क्या हुआ? अब अच्छे का मतलब ही दर्शकों सीधा सीधा ये होता है कि भाई आपके लाइफ में आराम कैसे आ रहा है, कंफर्ट्स कैसे हैं, कैसे लाइफ चल रही है। तो ये किसी का भी कुशल क्षेम जानने वाला नक्षत्र है, ये चौथा नक्षत्र होता है। अब इसके बाद जो 5वां नक्षत्र आता है वो दर्शकों आप स्लाइड पे कहीं पे आपको प्रत्यारी लिखा देखने को मिलेगा, कहीं पे प्रत्यक देखने को मिलेगा। ये एक्चुअल में क्या है?
ये दर्शकों सीधा सीधा आप मतलब समझ सकते हो कि जैसे एक वर्ड होता है ना प्रतिकूल, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा उल्टा और थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला। सो प्रत्यक या प्रत्यारी यह आपका प्रतिकूल नक्षत्र है, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट नक्षत्र है। छठा नक्षत्र दर्शकों यहाँ पर आप देखोगे बहुत खूबसूरत नक्षत्र है। छठा नक्षत्र होता है साधक नक्षत्र, यानी कि साधक नक्षत्र आपको जीवन में साधना देगा, साधना लेकर आएगा या साधना देगा। सातवां नक्षत्र दर्शकों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। इसको किसी स्लाइड में आपको निधन लिखा मिलेगा, कि कहीं पर आपको निधन लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे आपको वेधा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको वध लिखा हुआ भी मिलेगा। अब आप देखिए, अब ये निधन, निधन का मतलब क्या हुआ? पैसे के अलग। निधन के दो मीनिंग हो सकते हैं। निधन का मतलब डेथ भी होता है, हम किसी के निधन पे जाते हैं, या किसी के जीवन में पैसा खत्म हो जाए, वो भी निधन ही है। या वध, वध तो सीधा सीधा डेथ की बात ही आ रही है। तो सेवंथ नक्षत्र जो भी आपके जन्म नक्षत्र से होता है वो आपके डेथ के साथ, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल डेथ की बात आ जाती है, यानी मटेरियल डेथ की बात, या फिजिकल डेथ की बात भी यहीं से देखी जाती है। अष्टम और नवम नक्षत्र दर्शकों ये बड़े खूबसूरत नक्षत्र हैं। इनको ऋषियों ने क्या नाम दिया? मित्र और अति मित्र। आठवां मित्र और नौवां अति मित्र। अब दर्शकों ये क्लासिफिकेशन है जो नक्षत्रों की गणना मैंने आपको बता दी कि सीधी बात है। तो केतु का नक्षत्र सिंपल क्या है, केतु से शुरू करेंगे वो बुध के नक्षत्र पे खत्म होगा। शुक्र से स्टार्ट करेंगे तो वो केतु तक जाएगा। तो ये गणना उसी तरीके से, क्योंकि नक्षत्र आप नोट कर लो, उसके तरीके से आप वो गणना खुद ब खुद कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है। अब ये साइकिल दर्शकों इसी तरीके से खत्म नहीं होता, मगर अब क्या है, जैसे अश्विनी से स्टार्ट किया, हम अश्विनी के कहाँ पहुँचे? हम पुष्य तक पहुँचे। उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा वो माघा से शुरू होगा, वो ज्येष्ठा तक जाएगा। तीसरा साइकिल मूल से शुरू होगा, वो रेवती तक जाएगा। अब आपके चार्ट में नक्षत्र किसी भी साइकिल के हो सकते हैं, यानी कि पहले साइकिल के, दूसरे साइकिल के, तीसरे साइकिल के, मगर जो पहला सब हेडिंग है कि भाई ये संपत्ति का नक्षत्र है, विपत्ति का नक्षत्र है, प्रतिकूल नक्षत्र है, निधन नक्षत्र है, मित्र नक्षत्र है, अति मित्र नक्षत्र है, दर्शकों ये आप खुद ब खुद एक टेबल बना लो। आसान है, कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है। सो जैसे ही आप बनाओगे आपके सामने एक क्लियर कट पिक्चर दर्शकों आपके सामने आ गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे दशा है, दशा पीरियड हम लेते हैं ना, जो दशाएं बनाई जाती हैं वो भी नक्षत्र बेस्ड ही होती हैं, उनका भी साइकिल सेम ही होता है। सो ये एक बहुत इजी सा तरीका है ज्योतिष को समझने का, क्योंकि अगर आप प्लेनेटरी सिस्टम से ज्योतिष को देखने का प्रयास करते हो, हालांकि कुछ चीज़ें आपको मैच होती हुई दिखेंगी, मगर कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी लगेंगी कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब जैसे हम प्लेनेटरी सिस्टम में क्या मानते हैं, हम 6, 8, 12 वाले हाउसेस को बुरे हाउसेस मानते हैं, सेकेंड और सेवंथ को हम डिफ़िकल्टी के हाउसेस मानते हैं, थर्ड को हम डिफ़िकल्टी का हाउस मानते हैं। अब आप देखिए प्लेनेटरी सिस्टम में जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे 6 और 8, 6 और 8 तो एक साधना दे रहा है, एक मित्र बता रहा है। सो ये सिस्टम और उस सिस्टम में कुछ ऐसी विसंगतियाँ हैं जो नॉर्मली अगर सुपरफिशियल लेवल पर आप देखोगे आपको समझ में नहीं आएगी। तभी ज्योतिष शास्त्र में जो लोग थोड़ा सा वैदिक ज्योतिष में थोड़ा अंदर घुस जाते हैं, थोड़ा डीप लेवल पर चले जाते हैं, उनको पता लगता है कि 6, 8, 12 बुरे हाउसेस नहीं हैं। और आप सब जो मेरे से परिचित हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का रहता है, सो मेरे लिए 6, 8, 12 ये बढ़िया हाउसेस ही होते हैं, क्योंकि यहाँ से या साधना निकलेगी या टीचिंग्स निकलेंगी। सिखाना है, चीज़ों को समझना है, तो डिफ़िकल्ट हाउसेस से डरने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो हमारे टीचर ही होते हैं। मगर इस तारा चक्र बल से
हम आसानी से उन्हीं चीज़ों को सही तरीके से रख पाते हैं। अब दर्शकों, जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था, अब उसी पे थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। अब वापस आते हैं कि कर्म, क्योंकि कर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, कर्म तो हमें जीवन के साथ, जीवन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही जन्म के साथ हमें एक शरीर दिया गया, यानी आत्मा को एक शरीर दिया गया। अब दर्शकों, शरीर तो दे दिया गया आपको, और शरीर के साथ कर्म एसोसिएट कर दिए गए, मगर कर्म करेगा कौन? अब कर्म करने के लिए शरीर और आत्मा के साथ जो ड्राइवर एनर्जी एसोसिएट होती है, उसका नाम होता है मन। सो मन आपकी ड्राइवर एनर्जी है। जन्म के नक्षत्र से आप क्या ले सकते हो, समझ सकते हो? जन्म के नक्षत्र से आप अपने शरीर के संबंधी, अपने फिजिकल बॉडी के संबंधी चीज़ें आप पकड़ सकते हो। आपकी हेल्थ कैसे होगी, आपका शरीर कैसे होगा, आपका सिर कैसे होगा, आपका ब्रेन कैसे होगा, आपकी हैंड्स कैसे हो, मतलब जो शरीर, फिजिकल बॉडी, इस फिजिकल बॉडी को अगर लेना है तो आप जन्म नक्षत्र के थ्रू उसको देख सकते हो। जन्म नक्षत्र के बाद संपत्ति का नक्षत्र, संपदा का नक्षत्र, पैसे का नक्षत्र, ऐश्वर्य का नक्षत्र। दर्शकों, इसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी है, और जीवन जीने के लिए टू सम एक्सटेंट मैं इसको मानता हूँ कि ये नक्षत्र किसी के भी चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? पैसे की। पैसा सबको चाहिए, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी को थोड़ा कम चाहिए, मगर एक बात कंफर्म है कि पैसा तो चाहिए। पैसे के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। शरीर को अच्छा रखना है, उसके लिए भी पैसा लगता है। एजुकेशन लेनी है, उसके लिए भी पैसा लगता है। कहीं घूमने फिरने जाना है, उसके लिए भी पैसा लगता है। कोई कारोबार सेटअप करना है, उसके लिए भी पैसा लगता है। यानी कि जीवन में आप जो कुछ भी करते हो, उसमें पैसे का रोल तो आएगा। तो ये संपत्ति का नक्षत्र जो आपके जन्म नक्षत्र से अगला नक्षत्र है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म माघा नक्षत्र में हुआ, तो मेरे लिए संपत्ति का नक्षत्र कौन सा हुआ? वो हुआ पूर्व फाल्गुनी। अब आप क्लियरली देखिए, मेरे लिए संपत्ति का नक्षत्र क्या हुआ? पूर्व फाल्गुनी। अब पूर्व फाल्गुनी किसका नक्षत्र है? ये शुक्र की लॉर्डशिप का नक्षत्र है दर्शकों। अब शुक्र की लॉर्डशिप का नक्षत्र है, तभी मैंने कहा था कि जो लोग थोड़ा और डीप एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, वो आगे पदों तक भी जा सकते हैं, पदों के लॉर्ड भी देख सकते हो आप, आपको और ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब दर्शकों, मैंने इस चीज़ के ऊपर, संपत्ति के नक्षत्र के ऊपर क्यों आज के वीडियो में इंपॉर्टेंस डाली, उसके पीछे दर्शकों कारण सिर्फ इतना है। आप देखिए, नॉर्मली आप चार्ट देखते हो, चार्ट में बहुत से लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स रहती है कि जी हम क्या काम करें। काम के बारे में उन्हें समझ नहीं आता। चार्ट में दिख रहा होता है छठे घर का और 10वें घर का एसोसिएशन बन रही है, सो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो उनको कह देता है कि भाई आप जॉब करिए, जॉब आपके लिए अच्छी है। मगर उस इंसान को जॉब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जॉब वो करना नहीं चाहता। कहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं पे कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अब वो करना नहीं चाहता। अब काम तो इंसान को करना है। अब काम, कभी जॉब करी छूट गई, फिर नई जॉब पकड़ी छूट गई, यानी कि लाइफ में स्ट्रगल। इसी तरीके से क्या होता है, बहुत से लोगों को फैमिली की तरफ से कारोबार मिल गया, बच्चे का मन नहीं लग रहा। अब फादर कहता है कि भाई मैंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया इस कारोबार को सेटल करने में, अब ये कारोबार सेट है और आप इस कारोबार को संभालो। मगर बच्चा कहता है कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है। अब दर्शकों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तारा चक्र बल से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने संपत्ति के नक्षत्र को देखिए। आपके फादर का संपत्ति का नक्षत्र हो सकता है वो हो जो कारोबार उन्होंने सेट किया, मगर आपका संपत्ति का नक्षत्र क्या बता रहा है, किसकी लॉर्डशिप में आ रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल रही है, आप वो काम करिए। क्योंकि अगर आप वो काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये क्लियर कट बात है।
इसमें कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं ये बात आपको कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती। क्यों? अब आप देखिए, अपने जीवन को समझिए। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या था? वीडियो इसीलिए मैंने इसी वजह से स्टार्ट करी थी कि एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है अपने जीवन को जानना, अपने जीवन को समझना। आप जीवन को समझेंगे तो ऋषियों ने आपको एक टैगलाइन या क्यू लाइन दे दी कि भाई आप समझ लीजिए कि आप अपने मन से संचालित हो। आपका मन ही आपका ड्राइवर है। मन का नक्षत्र जन्म नक्षत्र, और मन के सबसे करीब का नक्षत्र दर्शकों संपत्ति का नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र आपके मन के सबसे करीब है। आपका मन इजीली वहां तक पहुंच सकता है। आप जैसे कहते हो ना कि बच्चा एक अपना इनर स्वभाव लेकर आता है। हम ये कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का ऑरा होता है, आप ऐसे समझ सकते हो। अब ऑरा क्या है? ऑरा एक तरीके से उसका एक्सटर्नल यूनिवर्स है, किसी का भी एक्सटर्नल यूनिवर्स। अब उस एक्सटर्नल यूनिवर्स में जो चीज़ उसके सबसे करीब होगी उससे तो वो परिचित होगा, उसको वो जानता होगा, वो उसका सबसे इजी कंफर्ट जोन होगा। यानी कि वहाँ पे काम करो तो रिजल्ट पड़ा है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा कंफर्ट जोन आपके कंफर्ट जोन से डिफरेंट हो सकता है, मेरा पद आपके पद से डिफरेंट हो सकता है। अब ये थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है कि आपकी संपत्ति कहाँ से आ रही है, यानी कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ है। अब आप देखिए, अगर आप कंफर्ट जोन में काम करते हो, अब जैसे आप सब मुझे जानते हो, प्रोफेशनली मैं एक डेंटल सर्जन ही था, मगर मन के अंदर एस्ट्रोलॉजी, वैदिक चीज़ें, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब पढ़ा था। अब आप देखिए कि इसमें हुआ क्या कि जीवन भर वो काम करने के बाद मैं अपने कंफर्ट जोन में आ ही गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो भी मेरे कंफर्ट जोन का सब्जेक्ट है। वो आप नक्षत्र पदों के थ्रू आप आराम से देख भी सकते हो कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो कंफर्ट जोन की बात है, तो आप अपने संपत्ति वाले नक्षत्र को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप वहाँ पे काम करोगे तो फल मिलना निश्चित है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब कुछ लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, और ज़्यादा चाहते हैं, उनको पैसा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अब वो क्या करते हैं, मन के बाद संपत्ति, संपत्ति के बाद अब वो तीसरे नक्षत्र की कोशिश करते हैं कि हम और आगे बढ़ जाएं। मगर दर्शकों, जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे आपको विपत्ति मिलेगी, आपको डिफ़िकल्टीज मिलेंगी। आसान नहीं होता अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करना। और जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो वो रिबेलियस एक्टिविटी आती है। अब तभी जो दर्शक या जो स्टूडेंट्स, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप हाउसेस के साथ भी देख सकते हो। ये थोड़ा सा मैं अंदर की बात भी आपको बता दूं। पहला भाव आपके शरीर का भाव, दूसरा भाव आपके पैसे का भाव, तीसरा भाव आपकी डिफ़िकल्टीज, आपके प्रयत्न का भाव। यानी कि आपको प्रयत्न किस डायरेक्शन में करना है। यानी कि आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो भाई एक्स्ट्रा प्रयत्न होगा। अब एक्स्ट्रा प्रयत्न से ही समटाइम्स क्या होता है, वो आर्द्रा नक्षत्र का खेल भी आ जाता है दर्शकों। तो ये जो विपत्ति है, ये विपत्ति उसी तरीके से आ भी जाती है। ये नक्षत्रों का जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है ना ऋषियों द्वारा, दर्शकों, ये बहुत वैलिड और बहुत डीप सीटेड है, क्योंकि इससे आप सिर्फ मन को नहीं पढ़ रहे। अब दर्शकों, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप गीता को इस नॉलेज के साथ एसोसिएट कर दो तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ आ जाएंगी। अब गीता में क्या कहा गया है भगवान कृष्ण द्वारा, जो बहुत अंदर की इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि हमें शरीर दिया गया, शरीर के साथ कर्म लग गया। अब कर्म आपका सबसे लोएस्ट लेवल की चीज़ है, और आज कल युग में हम कर्म को ही प्रधान मान रहे हैं।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये तो लोएस्ट लेवल की चीज़ है भाई। शरीर दिया गया तो कर्म तो आपके साथ एसोसिएट कर ही गया। अब कर्म से ऊपर भगवान कृष्ण ने गीता में विचारों को रखा है। सबसे नीचे कर्म, कर्म के ऊपर विचार। अब आप देखिए कि हम विचारों से अपने कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। अब विचार कर्म की डायरेक्शन में चले जाएंगे तो वो कंफर्ट जोन आ गया। कर्म से विपरीत दिशा में चले जाएंगे तो क्या हुआ, प्रयत्न करना पड़ेगा, डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई। अब विचारों से ऊपर दर्शकों गीता कहती है वृत्तियां आती हैं। विचारों से ऊपर क्या आता है, वृत्तियां। अब वृत्तियां क्या है, वृत्तियां आपका मूलभूत स्वभाव है दर्शकों। आपने वृत्त समझा है ना, वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, एक सर्कल। यानी कि हम जीवन में कहीं ना कहीं एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं, वर्लपूल एक्टिविटी, गोल गोल घूमते रहते हैं। हम कहते हैं ना जीवन एक चक्र है। तो ये जो चक्र है ये हमारी नेचर उन वृत्तियों से ही तो बना है। भगवान कृष्ण ने उसमें 17 स्तंभ के हिसाब से समझाया, वो बाद में बात करेंगे, मगर आप मोटा मोटा समझिए कि वृत्तियाँ क्या होती हैं। वृत्तियाँ होती हैं आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर लोभ ग्रीड बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर मोह बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए ये आपकी वृत्तियाँ हैं, ये विचारों से भी ऊपर है। और सबसे ऊपर गीता में आत्मा को रखा। आत्मा कह लीजिए, अध्यात्म कह लीजिए, यानी कि जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर इसी तरीके से ही मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप पहले तारा चक्र बल को पकड़ लीजिए, मोरलेस उसी तरह की चीजें आपको दिखाई देती हैं। पहला जन्म, संपत्ति, विपत्ति और क्षेम। तो दर्शकों लाइफ इसी तरीके से चलती है। चार्ट में अगर आप अपने चार्ट में नक्षत्रों के हिसाब से गणना करें तो आप सटीक फलादेश निकाल सकते हो। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुझे फला काम करना चाहिए, फला काम मुझे नहीं करना चाहिए। लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी कौन सी लाइन दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ। संपत्ति का नक्षत्र, और फिर आप ये देख सकते हो मित्र अति मित्र आपके कौन से हो सकते हैं, वो आपको हेल्प दे सकते हैं। क्षेम से आपको हेल्प मिल सकती है। मगर एक बात है, 3, 5, 7 ये जो तीनों नक्षत्र हैं दर्शकों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपके जीवन में डालेंगे ही डालेंगे। सो जो लोग भी जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं या कर्म के थ्रू पैसा अर्जित करना चाहते हैं, वो 3, 5, 7 वाले नक्षत्रों से थोड़ा सा कॉशन के साथ, थोड़ा वार्निंग के साथ चलें। तो दर्शकों ये तरीका है कि हमें तारा चक्र बल को यूज़ करके संपत्ति अर्जित करना, पैसा इकट्ठा करना। पैसा है तो भाई सब कुछ है आपके जीवन में, क्योंकि हम कलयुग में हैं। कलयुग में पैसे को प्रधान माना जाता है। हालांकि कलयुग का संबंध कली यानी के काल के साथ, इसे अंधकार के साथ ले लीजिए, इसे शनि के साथ ले लीजिए, इसे राहु के साथ ले लीजिए, तो कलयुग तो यही है। मगर कलयुग में आप अपने जीवन में जब फंसे हुए हो और उन प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो दर्शकों तारा चक्र बल को अपनी नॉलेज के अंदर एडअप कर लो। यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ों के सीधे स्पष्ट क्लियर आंसर्स मिल जाएंगे। तो दर्शकों ये था मेरा आज की वीडियो का सब्जेक्ट, जिसमें मैंने आपको तारा चक्र बल से थोड़ा सा समझाने का, और ख़ास करके मैंने पहले 3 नक्षत्र ही इसमें से उठाए। कोशिश करूंगा अगले नक्षत्रों के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको आशा करता हूं कि समझ आ जाएगा कि तारा चक्र बल से आपको अपने जीवन की कठिनाइयों को कैसे देखना है। आपको फ़ायदा होने वाला है। आप इसको अपने चार्ट के ऊपर, अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना चार्ट बना लीजिए, उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन को एडअप करके अपने जीवन की जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आसान तरीके से खोज लीजिए। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर तो मेरे पास एक ही है, दैट इज़ 9881 64480। उसी के माध्यम से आप मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।